हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे, वहां पर उन्होंने उनके अपनी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता थे, निषाद नेता थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ओबीसी वोट बैंक को की उस पर सीधी नजर है। अब तमाम सियासी पार्टियों ने जो सियासी बिसात है वो बिछाना शुरू कर दिए। क्या कहना है सतीश जी आपका? मैं आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा प्रदीप जी। बिल्कुल ऐसा है रोहित जी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। निषाद पार्टी का समर्थन या निषाद जो समुदाय है उसका समर्थन सबको चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या जो अभी आपने आंकड़े दिए उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनका प्रभाव कितना है मतदाताओं पर और दूसरे उस पर जो है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है, ये निषाद पार्टी खासतौर से संजय निषाद की बात करें तो सभी पार्टियों में घूम चुके हैं। बसपा के साथ भी रह चुके हैं, सपा के साथ भी रह चुके हैं, जहां तक मुझे याद है बसपा के साथ भी रह चुके हैं, और अब भाजपा के साथ हैं कि नहीं है। उनकी जो मांग है वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी करने वाली है, जो डिप्टी सीएम की मांग है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि 7-8 महीने पहले कम से कम विपक्ष के नेता निकल तो रहे सड़क पर। सबसे ज्यादा तो खुशी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई होगी जब अखिलेश यादव निकले हैं। 4 साल देखिए, बसपा और सपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है उस छात्र जैसी जो इम्तिहान से कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करता है। तो ये एक डिसएडवांटेज जरूर होती है जो साल भर से पढ़ाई कर रहा हो। ये ठीक है कि बीजेपी सत्ता में है तो उसको एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है। जो सत्ता में होता है उससे नाराजगी भी होती है, असंतोष भी होता है, उसके खिलाफ लोगों को शिकायत भी होती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2022 का होने वाला है, ये मुझे लगता है कि शायद 2017 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा शिद्दत से लड़ा जाएगा इन खासतौर से इन 3 पार्टियों के बीच। बिल्कुल प्रदीप जी। और हमारे साथ अभिषेक मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभिषेक जी, क्या कहना है आपका? आप किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ निषाद वोटर या दूसरे जो वोटर्स हैं वो लोग भी आपके साथ आएंगे जो आपने मुहिम शुरू की है? क्योंकि अभी तक बीजेपी के साथ थे, वो आंकड़े बताते हैं। रोहित जी, पहले तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि कोई भी आंकड़ा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो बता सकता हूँ किसने किसको वोट दिया है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा गोरखपुर का चुनाव हम लोग भारी बहुमत से जीते थे। लेकिन एनीवे, तो कम टू द स्टोरी, जो आपने सवाल पूछा मैं याद दिलाना चाहूंगा, कल हम लोग आप ही के चैनल पर यही सेम चर्चा ब्राह्मण वोट के बारे में कर रहे थे, आज निषाद वोट के बारे में कर रहे हैं। मैंने कल भी वो बात कही थी, आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने एक महत्वपूर्ण नेता के आवास पे गए थे। उनकी मेमोरी में जो उनकी मूर्ति बनी है उसका अनावरण किया उन्होंने, और रास्ते में कार्यकर्ता जितने भी जहां मिले, जो जोश था, जो खरोश था, जो उत्साह था, जो उनमें विश्वास था, जो जज्बा था उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, बदलने का, और अपने नेता के प्रति जो प्यार और समर्थन था वो देखने को मिला। मुझे लगता है हमें इस विजिट को उस नजर से देखने की जरूरत है। ये एक तरीका था अपने लोगों से मिलने का, टच में रहने का, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग साल भर पहले बहुत तेजी से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जाना, गांव-गांव रुकना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2, 3-3 रात रुकने का प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन उसके बाद कोरोना की लहर आ गई जिसकी वजह से रुका हुआ है। आज भी हमने बड़े कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी, प्रशासन ने नहीं दी, तो हमने अपना कार्यक्रम प्रशासन के निर्देश के अनुसार कर दिया था उसको छोटा। तो ये एक तरीका था अपने लोगों से जुड़ने का, पहुंचने का, उनके बीच में उनके सुख और दुख में शरीक होने का, और हर कार्यकर्ता के साथ पहुंचने का, वो किसी भी धर्म और जाति का हो। कल हम यही चर्चा ब्राह्मण वोट की कर रहे थे, आज निषाद की कर रहे हैं। कल अगर वो किसी और के घर जाएंगे तो वो किसी न किसी धर्म जात का तो होगा ही होगा। तो मुझे लगता है इस चर्चा को सिर्फ धर्म और जाति के नजर से देखने की जगह अगर हम ये देखें, जो एक बात अभी कही कि भाई लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ये एक इस समय जो कोविड का दौरान है, कोविड की स्थिति में भी जितना बचा के कोविड के जो नियम कानून आज देश में लागू, उनका पालन करते हुए जितना किया जा सकता है उतने का हर संभव प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। ठीक है अभिषेक जी, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल कि सियासत है। हालांकि जाति की बात अगर हम कहें तो बिल्कुल हम में से, मुझे नहीं लगता इस पैनल में कोई बैठा है कि कोई ये कहता है कि हम लोग तो बात करते हैं समरसता की, हम सब लोग। लेकिन ये हकीकत है
तो अब चुनावी हकीकत है, आंकड़ों पर बात होगी और नेता कहीं भी जाएंगे तो उसके संकेत होते हैं, ये सियासी संकेत होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया साहब वहां जाके, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल एक कोशिश है, क्या संदेश देने की कोशिश है ताकि उससे एक आकलन निकला जा सके, एक तस्वीर सामने आ सके, एक हॉलिस्टिक पिक्चर सामने आ सके। अब मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊं और जहां तक आपने कहा वो लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिले, किस तरह से आपके कार्यकर्ता सड़कों पर आए, हुजूम उमड़ा, सब कुछ दिखा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा सतीश प्रकाश साहब। सतीश जी, सवाल सीधा आपसे भी यही है, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अगर बसपा की बात करें, बसपा ने जिस तरह से कहा पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, अयोध्या से उसकी शुरुआत होगी। अब खुशी दुबे के केस को सतीश चंद्र मिश्रा साहब लड़ेंगे, बीएसपी ने खुले तौर पर, तो क्या सीधे तौर पर यह कहा जाए, इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि यह भी एक ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश है और आपको लगता है कि खुशी दुबे का केस लड़के वो सहानुभूति बटोरी जा सकती है ब्राह्मण समुदाय की? नहीं, देखिए, इसको खुशी दुबे या किसी एक जाति विशेष से जोड़ना तो गलत है। देखिए, जाति है तो जाति चर्चा रहेगी और भारत के मूल में जाति है, हर जगह आपको जाति दिखाई देगी। राजनीति में जाति आप पहली बार पहचाने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और राजनीतिक चर्चा होगी। देखिए, खुशी दुबे की बात कहना इसलिए जायज है कि एक महिला, एक भारतीय महिला, उनके पति क्या करते हैं ये उसको नहीं मालूम। एक नाबालिग लड़की की एक शादी होती है और गरीब परिवार में है, निश्चित रूप से माता पिता की कहीं ना कहीं ये चिंता होती है कि उसकी लड़की की जल्दी शादी हो जाए, और शादी से मात्र 2-3 दिन पहले वो उस परिवेश को जान भी नहीं पाई। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको अपराधी घोषित करेंगे और अपराधी इस आधार पर घोषित करेंगे कि उनके जो पति है वो कहीं ना कहीं अपराधी रहे, तो अगर पति अपराधी है और 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या 8 दिन पहले अगर किसी महिला की शादी होती है, तो उस आधार पर अगर उस महिला को आप अपराधी सिद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस है, वो वायलेशन है। रही दूसरी बात, देखिए, निषाद पार्टी के बारे में और नहीं सतीश प्रकाश जी, ठीक है, देखिए बिल्कुल आप देखिए, अगर आप किसी को, अगर बसपा किसी को कोई मदद करना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पूरे मामले को अब इस स्टेज पर जिस तरह से बात कही जा रही है तो उसके सीधे तौर पर सियासी मायने निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या आपको लगता है इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? नहीं, इसको सहानुभूति की तरीके से मत देखो। देखिए, हम सामाजिक वीकर सेक्शन के लोगों की हमने आवाज उठाई और जो सामाजिक रूप से पीड़ित है, आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण निश्चित रूप से राजनीतिक पीड़ित है ना। विकास दुबे अपराधी हो सकता है, लेकिन चौबे को आपने क्यों मारा, द्विवेदी को क्यों मारा, चतुर्वेदी को क्यों मारा, शुक्ला को क्यों मारा? अरे भाई, एक जाति को आप कहीं ना कहीं अपराधियों से जोड़ रहे हैं और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ कमाने के लिए, एक जाति को राजनीतिक बढ़त देने के लिए, पूर्वांचल में तमाम पैनल प्रदीप जी भी जानते हैं और अभिषेक जी भी जानते हैं। बिल्कुल सतीश जी मैं आपको रोकूंगा। देखिए, बिल्कुल हमने यहाँ पर एक और जी बिल्कुल, देखिए, जातियों की बात आपने की, वही निषाद वोट बैंक की हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार मैं कुछ आंकड़ों पर दोबारा से नजर इस पर डालना चाहेंगे, हम आंकड़ों के लिहाज से, कि किस तरह से निषाद वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। भारतीय जनता पार्टी की निषाद वोट बैंक को लेकर क्या रणनीति? देखिए, संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद की अगर बात करें तो अगस्त 2020 में जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि निषाद वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर है। संजय निषाद की निषाद पार्टी से गठबंधन किया। 2019 की अगर बात करें तो 19 में प्रियंका की सियासी नाव को अगर आप देखें तो वो भी, उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी निषाद वोट बैंक के साथ तौर पर छाव देखने को मिली। सबसे अगर बड़ी बात की जाए तो चुनाव से पहले वोट यात्रा की प्रयागराज और वाराणसी के बीच, यात्रा 6 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, और वोट यात्रा यानी नाव से जो यात्रा की थी, ये करीब 140 किलोमीटर का सफर तय किया था। और इस यात्रा के जरिए सीधा संदेश देने की कोशिश यही की गई थी कि वो, उनको निषाद जो वोटर है उनकी फिक्र है। वाराणसी के गंगा पार रामनगर में निषादों से संवाद भी किया था प्रियंका गांधी ने। तो ये उस निषाद वोट बैंक की अहमियत है जिसकी फिक्र और जिसका जिक्र हर सियासी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो। तो ये हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखाने की हमने लगातार कोशिश की कि किस तरह से अब 2020 में प्रियंका की अगर सियासी नाव की अगर बात करें तो वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से तमाम उन्होंने कोशिशें की, तमाम प्रयास किए। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, कुल मिलाकर अभी जिस तरह से हमने बात की
कि एक तरफ ब्राह्मण वोट बैंक है, एक तरफ निषाद वोट बैंक है, और हर सियासी पार्टी बीजेपी, सपा, कांग्रेस, और बिल्कुल चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है इस तरह से जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो असल स्थिति इन ओबीसी जातियों की है, क्या वो भी एड्रेस होती है या सिर्फ ये चुनावी फिक्र है? क्या कहना है आपका? नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए, जाति जो है वो भारतीय समाज की वास्तविकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दो चीजें होती हैं, एक आप जातिगत समीकरण या जिसको सामाजिक न्याय की बात करते हैं उसका ध्यान रखकर एडजस्टमेंट करते हैं, दूसरा आप सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नेता हैं इसलिए जाति की राजनीति करते हैं। दोनों में एक ये फर्क है। लेकिन ये तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पिछले 70 साल में इन जो अति पिछड़ी जातियां हैं या दलित हैं, उनके एम्पावरमेंट में बहुत चेंज आया है। जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, लेकिन निश्चित रूप से उनमें एक राजनीतिक जागरण है, जागृति आई है, अपने अधिकार के प्रति सचेत हुए हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक दलों पर दबाव है कि उनके बारे में सोचें। वो संख्या में छोटे हैं, जो अति पिछड़ी जातियां, छोटी छोटी संख्या है उनकी, तो इसलिए उनको जो है अब हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उनके साथ जुड़े। किसके साथ जुड़ते हैं ये 2022 में पता चलेगा। 2017 में तो वो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, एक मेरा अभिषेक जी बड़े संक्षेप में बड़ा छोटा सा कमेंट चाहूंगा आखिर में, एक फाइनल कमेंट आपका। क्या कहना आपका कि जिस तरह से तमाम पूरी तरीके से कहा जाए कि हर तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो तमाम, देखिए जो बिल्कुल आपने कहा कि ऐसा तो आंकड़ा कोई दे नहीं सकता किसने किसको वोट दिया, लेकिन जो सीटें जिस तरह से आई थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो उससे साफ जाहिर था कि बड़ा तबका, ओबीसी वोटर का बड़ा तबका बीजेपी के साथ गया। क्या आपको लगता है कि आप ओबीसी समाज को ये कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं आप उनके असल हितैषी हैं? बड़ा छोटा सा कमेंट संक्षेप। हर समाज को, हर वर्ग को, नौजवान को, बच्चे बेटियों को, किसान को, सबको हम ये विश्वास दिलाएंगे कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में भविष्य है। समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है वो अपना रास्ता जानता है, तरीका जानता है, काम करने का जज्बा रखता है। हमारा इतिहास है, हमने काम करके दिखाया है, और कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश को एक मजबूत ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, रोजगार के लिए और महंगाई कंट्रोल करने पे काम करे, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी दे सकती है, और वो हम देकर के दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। सतीश प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।